हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च हब। आज क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में ये थोड़ा लेंदी हो सकता है फर्स्ट वीडियो, इसके बाद और भी इस चैप्टर की वीडियोस होंगे। तो 3-4 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि कोई भी चीज़ करो तो उसको काफ़ी अच्छी तरीके से करो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा लेंदी हो सकता है चैप्टर, लेकिन अगर आपने एक बार अच्छी तरीके से वीडियोस को देख लिया तो ये चैप्टर आपका अपना हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसका नाम क्या बता रहा है? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो आपके चारों तरफ जो कुछ भी आपको दिखता है, यानी कि चाहे वो टेबल हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे कुछ भी हो, जो कुछ भी आपको दिखता है तो वो सब मैटर में आता है। सारा कुछ वो मैटर में इंक्लूड होता है। तो आज इसी यूनिवर्सल चीज़ के बारे में आप पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे एग्जिस्ट करता है, क्या हम भी मैटर का ही पार्ट हैं, क्या हम मैटर से अलग हैं। तो ये सब आप पढ़ेंगे और इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर इस चैप्टर में मिलेंगे। तो चलो इस चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें देखते होगे। पेड़ है तो उसका साइज़ अलग है, टेक्सचर अलग है, शेप अलग है। किसकी कंपैरिजन में? अदर जो चीज़ें हैं उनकी कंपैरिजन में। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन है। डिफ्रेंशिएशन है तभी तो आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो ये चीज़ ये है और ये चीज़ अलग है। अगर वो सिमिलर होता, सारा कुछ सिमिलर होता, तो फिर डाइवर्सिटी नहीं होती। तो आप कैसे पहचान पाते कि ये अलग है, ये अलग है। Everything in this universe is made up of materials which scientists have named matter. तो जो कुछ भी आपको दिखता है, एनीथिंग, सब मैटर में आता है। सो द एयर वी ब्रेथ, हालांकि एयर दिखती नहीं है बट आप फील करते हो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। ये केवल आपकी इमोशंस नहीं है। आप एयर को अगर ब्रेथ कर रहे हो, हवा अंदर ले रहे हो या आपकी बॉडी से टच कर रही है, तो कुछ ना कुछ है जो टच कर रहा है। दिस आर नॉट योर इमोशंस ओनली। अगर आप कुछ सोच रहे हो, है ना, तो वो एक मैटर नहीं है, क्योंकि वो आपकी थिंकिंग है। बट यहाँ पर एयर आप ब्रेथ कर रहे हो तो उसमें क्या है? समथिंग इज देयर दैट इज बीइंग टच्ड, सो दिस इज मैटर। द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything, this is all matter. तो मैटर है क्या? आप कैसे डिफाइन करेंगे मैटर को? सो डेफिनेशन इज गिवन हियर. So we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space. So matter is what? Matter is such which occupies space. Which occupy space. That is volume. यानी कि एक कोई भी चीज़ रखी हो, आपने कुछ भी देखो, आपने डस्टर लिया, डस्टर रखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, कुछ भी रखा हुआ है, तो उसको रखने के लिए कुछ जगह चाहिए ना। आप कुर्सी पर बैठे हुए हो तो आपको जगह चाहिए ना। एक क्लास है तो क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं, उसमें अनलिमिटेड तो बैठ नहीं सकते हैं। तो लिमिटेड तभी बैठ सकते हैं। इससे पता चल रहा है कि हर स्टूडेंट एक पर्टिकुलर जगह कवर कर रहा है, उसको ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को। एयर भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। आपको मालूम होगा कि जब एयर प्रेजेंट नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस परिस्थिति को, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर
हवा भी नहीं होती है, एयर भी नहीं होती है। तो एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, सो दैट इज ऑल्सो मैटर, दैट इज वॉल्यूम एंड हैव मास। कुछ भी जो आपको दिख रहा है, कुछ भी जो एग्जिस्ट कर रहा है यूनिवर्स में, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो मास होगा, कुछ ना कुछ तो उसका द्रव्यमान होगा। मास है तभी एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज होता ही नहीं ना उसका। सो सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। तो इंडियन जो फिलोसोफर्स थे, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, तो उन्होंने बताया था कि ये जो दुनिया बनी हुई है और जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो पंच तत्वों से मिलके बनी हुई है। उनमें क्या क्या है? एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है एंड वाटर है। इसी तरीके से जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने भी ऐसा ही बताया कि इन्हीं तत्वों से मिलके, इन्हीं एलिमेंट्स से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है। और ये एलिमेंट्स क्या हैं? ये एलिमेंट्स भी मैटर है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मालूम होगा, उसका बाहर से अपीयरेंस कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, कैसी है वो, फ्लेक्सिबल है या नहीं है, उसको टच किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सो दीज ऑल आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके बीच में बॉन्डिंग्स कैसी हैं, वो रिएक्ट कैसे करती है, सनलाइट में रिएक्ट कैसे करती है ना, किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्ट कैसे करती है। सो ये सब क्या होंगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, तो वो हम आगे देखेंगे, पहले ये कर लेते हैं। फर्स्ट इज व्हाट? दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हम इसमें देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्या दे रखा है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि कोई भी, कितनी भी बड़ी आपको चीज दिख रही हो, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहा हो, वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। एक सरसों का छोटा सा दाना है तो उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और एक पहाड़ है बड़ा सा, उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। हाथी है, उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सब में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। यानी कि आपने सेल सुना होगा कि सेल क्या है? बॉडी की फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। सेल के अंदर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते होंगे। समझ पा रहे हो ना इस चीज को आप? सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, everything is made up of particles. Your body is also made up of particles because your body is made up of cells, and cells are made up of millions of particles. For a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter as it continuous or particulate. यानी कि एक बोल रहे हैं कि लकड़ी का एक वुड का ब्लॉक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस है मैटर, बीच में उनके स्पेस नहीं है, कोई पार्टिकल्स बीच बीच में नहीं है, वो कॉन्टिन्यूस है। एक टाइप के थिंकर्स का ये मानना था। दूसरे टाइप के थिंकर्स क्या बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सैंड की तरह है। सैंड में क्या होता है? छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। बात किसकी सही निकलती है बाद में? दूसरे टाइप वालों की बात सही निकलती है ना? आगे समझते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दे रखी है। एक्टिविटी में क्या है? टेक 100 ml व्हीकल। भाई एक व्हीकल ले लो, आपने एक व्हीकल ले लिया। फिल हाफ द व्हीकल विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। इस तरीके से आपने क्या कर दिया? इसको मार्क कर दिया, है ना? नीचे आपको ये चीज दिखा रखी है यहाँ पे। तो इसमें क्या किया आपने? इसमें इतना आपने पानी ले लिया,
एक लेवल तक। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें सॉल्ट या शुगर कुछ भी मिक्स करनी है। सॉल्ट या शुगर आपने मिक्स कर दी। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है या नहीं। जहाँ तक आपने मार्क किया है वाटर का लेवल उससे ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो आप फाइनली इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर का जो लेवल पहले था वही लेवल अभी भी है। वाटर के लेवल में कोई फर्क नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? अब ये चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको मैग्नीफाइड, मिलियंस ऑफ टाइम्स मैग्नीफाइड पार्टिकल्स किसके दिखाई दे रहे हैं? वाटर के, यानी कि वाटर के मैग्नीफाइड पार्टिकल्स दिख रहे हैं। उनमें आपको बीच बीच में स्पेस दिख रहा है कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। तो इससे होता क्या है कि जो भी आपने शुगर या सॉल्ट जो भी मिक्स किया उसके पार्टिकल्स उन स्पेस के बीच में फिक्स हो जाते हैं, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। उन स्पेस के बीच में क्या हो जाते हैं? फिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उसका वेट तो बढ़ जाता है, उसका मास तो बढ़ जाता है टोटल, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। वॉल्यूम इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि जो बीच में पहले भी स्पेस था अब वो स्पेस भर गया है, न कि और स्पेस को उसने ऑक्यूपाई किया है। आई थिंक दैट दिस विल बी क्लियर। सो आगे देखते हैं। इसके बाद आगे आपको बता रखा है इसमें लिखा क्या है वो पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चंस वी नीड टू यूज दैट idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon? Salt or sugar? So this is all illustrated here. So I have already explained to you that what is this all. How small are these particles of matter? कितने छोटे होते हैं? तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर बताई गई है। चलो वो एक्टिविटी करके देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.2। तो एक्टिविटी 1.2 ये है। इसमें आपको क्या करना है, 100 ml वाटर लेना है। आपने क्या किया, 100 ml यहाँ पर वाटर ले लिया। अब उसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। क्या लेना है? पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। ये उसका केमिकल फार्मूला होता है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट आपने लिया तो ये कलर रेड हो गया इसका। अब उसके बाद ये प्रोसेस आपको आगे क्या करते जाना है कि इसमें से आपने 100 ml में से 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट निकाला, ठीक है। और फिर आगे वाटर था, 100 ml वाटर था, उसमें आप डालते गए, फिर आगे डालते गए, फिर आगे डालते गए, फिर आगे डालते गए। ये प्रोसेस करते गए आप 7-8 बार। इसमें 4 बार दिखा रखा है, बट आप 7-8 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, 15 बार भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो उससे होता क्या है कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि कलर फेड होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कलर फेड होता जाता है। इससे क्या प्रूव हो रहा है? इससे प्रूफ हो रहा है कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। यानी कि आपने थोड़ा सा अमाउंट डाला था, थोड़ा सा अमाउंट, वो 100 ml में मिक्स हुआ। उसके बाद आपने उसमें से 10 ml लिया, फिर उसमें पूरे में मिक्स हुआ, फिर 10 ml लिया, फिर मिक्स हुआ, फिर 10 ml लिया, फिर मिक्स हुआ। इस तरीके से आप उसको डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, और वो फेड होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। सो दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। तो अब आगे हम देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। समझ में आ गया होगा आपको, यही बताया था अभी। Ultimately a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particles। The same activity can be done using 2 ml of Dettol। डिटॉल लेते हो तो सेम एक्टिविटी करना है। उसमें आपको आगे भी देखते जाओगे स्मेल आती जाएगी। स्मेल की इंटेंसिटी ज़रूर कम होती जाएगी क्योंकि उसमें कलर कम हो रहा था, इसमें इंटेंसिटी स्मेल की कम होती जाएगी और ये होता रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल।
दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो अभी आपने देखा कितने स्मॉल हैं, तो इसमें कौन सी ज़्यादा बड़ी बात है, समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान है। 1.2 सेकेंड क्या है इसमें, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और दैट व्हाट आर द characteristics of particles of matter. First is what, that is particles of matter have space between them. तो अभी भी आप वो तो चीज़ अभी देखी थी आपने, उसमें क्या था कि आपने वाटर लिया और वाटर में सॉल्ट डाला तो सॉल्ट मिक्स हो गया, तो वहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस था। तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्या पता चली कि स्पेस होता है बीच में, यानी कि पार्टिकल्स के, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। चलो इसको अब हम एक एक्टिविटी से समझ लेते हैं जो कुछ भी लिखा है इसमें। सो इन एक्टिविटीज 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ सुगर, सॉल्ट, डिटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। ऐसा तो है नहीं भाई आपने पोटेशियम परमैंगनेट पानी में डाला, आधा लाल हो गया और आधा लाल हुआ ही नहीं, तो भाई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो देखने को मिलेगा नहीं तुम्हें, भेदभाव है ना, फिर काय का पानी और काय का परमैंगनेट। So similarly when we make tea, coffee और lemonade, नींबू पानी कितना अच्छा लगता है ना, particles of one type of matter get into the spaces between particles of the other. So this shows that there is enough space between particles of matter. तो आपने सभी में देखा, चाहे पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स हो रहा हो, चाहे उसमें सॉल्ट मिक्स हो रहा हो, चाहे उसमें शुगर मिक्स हो रही हो, आप लेमोनेड बना रहे हो तो उसमें नींबू मिक्स हो रहा है पानी में, कुछ भी एनीथिंग, तो उसमें क्या है वो बीच में फिक्स हो जा रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि इनके बीच में क्या है, स्पेस है। सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड प्रॉपर्टी आपको बता रखी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं। हालांकि सॉलिड जो होते हैं, जो ब्लॉक के फॉर्म में सॉलिड होते हैं काफ़ी बड़े बड़े, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसमें मूवमेंट नहीं हो पाता है। बट जैसे ही आप उसको एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो वाइब्रेशन बढ़ जाता है ना, उनमें वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और बहुत ज़्यादा आप हीट दे देते हैं तो वाइब्रेशन की जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में टूट जाता है और वो मेल्ट हो जाते हैं, है ना। तो जो लिक्विड है और गैस है उनके पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूविंग होते हैं, यानी कि सॉलिड के भी होते हैं बट एक टेम्परेचर के बाद होते हैं। समझ में आया होगा ना आपको। सो एक्टिविटी 1.3, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक। तो आपने क्या की, एक बिना जली हुई इंसेंस स्टिक एक कोने में रख दी, एक रूम है उसके कोने में रख दी, और आप दूर जाके बैठ गए, तो आपको उसकी जो सुगंध है, फ्रेग्रेंस है, वो सुनाई देगी, सूंघ पाओगे आप उसको, वहाँ तक नहीं सूंघ पाओगे, है ना। लेकिन अब जब आप उसको जला देते हो, जब आपको उसको जला देते हो तो उसकी जो खुशबू है आप उसको महसूस कर पाते हो, फील कर पाते हो। तो पहले जब जल नहीं रही थी तब क्यों नहीं कर पा रहे थे, अब क्यों कर पा रहे हो? उसका सीधा सा कारण है क्योंकि पहले जो उसमें मैटर था उसमें जो मूवमेंट थी वो कम थी। अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे हम एक टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि हीट बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि वो एनर्जी जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है, मोशन होती है। तो जब आपने उसको जलाया तो उस टेम्परेचर बढ़ा तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो आपके पास तक वो जल्दी से जल्दी पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं और आप उस फ्रेग्रेंस को फील कर पाते हो। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 glasses beakers filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner in the glass.
record your observations. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? तो पहला क्या है? पहला है आपका इंक है। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है हनी। तो इसमें से ज़्यादा गाढ़ा कौन सा है? वो हनी है। तो हनी को डिज़ोल्व होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इंक जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, बट दोनों को कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। ये आपके लिए एक्टिविटी है। आप एक बीकर में घर पे ले लें, बीकर ना हो गिलास में ले लें, जो भी हो कांच का गिलास, उसमें आप इंक डालें तो आप देखोगे धीरे धीरे उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, है ना। आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये इमेज आपके दिमाग में बन रही होगी। आपके दिमाग में इमेज कैसी बन रही होगी? एक गिलास है कांच का, आपने उसमें ब्लू इंक डाली हो, वो इंक धीरे 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 लहराती हुई नीचे की तरफ जा रही है। तो ऐसा ही कुछ होगा और धीरे धीरे वो पूरे ग्लास में डिज़ोल्व हो जाएगी। सो दिस इज टू मच सिंपल। आगे देख लेते हैं, आगे क्या दे रखा है आपको इसमें। एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता होगा, केमिकल फॉर्मूला CuSO4। पोटेशियम परमैंगनेट का भी मैंने आपको बताया था, क्या था याद करो। ये याद होने चाहिए, जरूरी है। जब आपको ये याद होंगे तब आपको कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो ये क्या है? KMnO4, ठीक है। तो ये आपको दोनों याद हो गए होंगे। सो ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystals to settle down at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें क्या लिया आपने? पोटेशियम परमैंगनेट लिया या कॉपर सल्फेट लिया, उसको जब मिक्स किया तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल्स इन द ग्लास। तो धीरे धीरे वो मिक्स होते जाएंगे। लेकिन इसमें लिखा है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तब क्या हो जाता है? तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा। और पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वो जल्दी से मिक्स हो जाएंगे। सिंपल है, मिक्सिंग का रेट बढ़ जाएगा जल्दी से। चाय की पत्ती आप लेते हो, उसको गर्म करते हो, बिना आप गर्म किए चाय की पत्ती डाल दो तो उसको कलर आने में बहुत टाइम लग जाएगा। हालांकि आएगा, धीरे धीरे उसमें से कलर छूटेगा। तो अब लेकिन अगर आप बॉईल करते हो तो थोड़ी देर में कलर आ जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पर लग रहा है आपका चाय के उबालने में, चाय के बनाने में, है ना। तो रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, उनसे अपनी एजुकेशन को लिंक करो। एजुकेशन को वर्डन नहीं समझा जाता है कि भाई ये मुझे निपटाना है, ये भुगतना है। एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। ऐसा मतलब अंदर से लगना चाहिए आपको कि अब ये तो पढ़ना है, ये मज़ा आ रहा है। मज़ा आने, जिस दिन मज़ा आने लग जाए ना पढ़ाई में, समझो आप सही ट्रैक पे हो। आगे देखते हैं। खैर भाषण देने का मतलब नहीं है कोई भी, सब ज्ञानी है भाई। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो अभी आपने देखा कॉन्टिन्यूसली मूविंग है, दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अभी आपको बताया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से पार्टिकल्स में मूवमेंट होता रहता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस, particles move faster, means that kinetic energy also increases with that. So we can say that with increase in the temperature, the kinetic energy of the particles also increases. So in the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. तो इसमें क्या बता रखा है?
टेम्परेचर बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यानी कि उनकी मिक्सिंग का रेट है वो भी बढ़ जाता है। और जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। मैटर क्या करते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं, पार्टिकल्स इंटरमिक्स कर जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दे डू सो मतलब वो मिक्स हो जाते हैं, क्यों? दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि उनके बीच में क्या है, स्पेस है पार्टिकल्स के। So this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. So this is the definition of diffusion. इसको बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लो, रटना नहीं है, रटना मना है यहाँ पे भाई। अगर यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो ना और आपने रटा तो ये मेरा सब करा धरा बेकार हो जाएगा, क्योंकि मैं जो अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़ाता हूँ, जहाँ पे भी मुझे पढ़ाने का मौका मिला, तो वहाँ पर एक मैं चीज़ ध्यान में रखता हूँ कि बच्चे रटने की कोशिश कभी ना करें। तो ये आपसे निवेदन है, आप रटने का कोशिश कभी मत करना, समझने की कोशिश करना और उसको अपने ही वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। ये चीज़ आपको पूरी ज़िंदगी काम आएगी। तो ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? सो दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसमें कुछ अलग है, जो अभी आपने पढ़ा वही तो है ना। पार्टिकल्स क्या कर जाते हैं, इंटरमिक्स करते हैं अपने आप। अब क्वेश्चन ये बनता है भाई, इसमें लिखा है अपने आप करते हैं, अपने आप भाई क्यों अपने आप? क्योंकि उनके पास अपनी खुद की एनर्जी होती है, खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है और वो मूव करते रहते हैं। तो फिर वो इसलिए जब पास में लाए जाते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, और इस इंटरमिक्स होने को ही डिफ्यूजन बोलते हैं। इंसेंस स्टिक आपने जला दी तो धीरे धीरे वो सारी महक पूरे कमरे में फैल जाती है। तो वो किस वजह से फैल जाती है? बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन। ओके, समझ में आपको आ गया होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं तभी तो वो बंधे हुए होते हैं। यानी कि जैसे सॉलिड है तो वो अपनी जगह पर है, क्यों है? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी पास होते हैं और वो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। तो सॉलिड के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है दैट इज़ हाईएस्ट। लिक्विड्स में क्या होता है, उसकी कंपैरिजन में कम होता है। किसकी कंपैरिजन में? सॉलिड्स की कंपैरिजन में। बट उनके पास अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, क्योंकि उनके बीच भी कुछ ना कुछ होता है, वो अपनी जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन अगर गैसेस की बात आती है तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल कम होता है बट कम होता है, तो जिसकी वजह से उनका अपना खुद का वॉल्यूम भी नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्स होता है, और वो फोर्स क्या है, वो अट्रैक्शन ही है। अब इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है कि आपको क्या करना है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप बनाने हैं आपको, उनकी ह्यूमन चेन बनानी है। एक तो आपको बिहू डांस की तरह बनानी है, इस तरीके से जो आपको दिखा रखा है इस तरीके से पकड़ना है। दूसरे में आपको क्या करना है कि जस्ट एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, वो खड़े हुए हैं। तीसरे में क्या है, जस्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और चौथे में एक दूसरे से अलग अलग खड़े हुए हैं। अब इसमें आपको क्या समझना है वो देख लेते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा बाद में कि आप दोनों को इनको तोड़ना चाहते हो, ये एक दूसरे को किस तरीके से पकड़ रखा है उनको तोड़ना चाहते हो, तो किस में ज़्यादा फोर्स लगेगा आपको? तो सिंपल सी बात है, जो बिहू वाली सिचुएशन है, इनको जोर से पकड़ रखा है जिसमें, तो उसको तोड़ने में ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जिसको बस टच कर रखा है एक दूसरे को, उसको बहुत कम लगाना पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उनको तोड़ने में आपको उतनी ही ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कोई सॉलिड है तो सॉलिड को तोड़ने में आपको ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, ना कि लिक्विड को आपको यहाँ वहाँ बिखेरने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि उनके बीच में सॉलिड की कंपैरिजन में काफ़ी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब एक्टिविटी आपको 1.7 यहाँ पर समझा रखी है। आपको डिफरेंट आयरन नेल है, पीस ऑफ चॉक है, रबर बैंड है,
ये आपको लेने हैं और इन पर आपको हैमर चलाना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक चौक है वो आसानी से टूट जाती है, आयरन नेल आसानी से नहीं टूटता है, और रबर बैंड है उसको आप जैसे ही हिट करते हो तो वो ऊपर की तरफ उसको धकेल देता है, स्पंच कर देता है। क्यों? क्योंकि सभी की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, सभी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसके बाद एक्टिविटी 1.8, ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। भाई एक वाटर टैप लिया आपने, ये मान लो वाटर टैप है, ठीक है, और इसमें से क्या है, वो वाटर की स्ट्रीम निकल रही है और आप अपनी उंगली से इसको बार बार हटा रहे हो, तो आप कट कर सकते हो स्ट्रीम को। हाँ बिल्कुल, आप बीच में से उंगली यहाँ से करते हो तो यहाँ से कट हो जाएगा, तो हो जाता है। क्यों? अगर आप आयरन रॉड होती तो उसको कट कर सकते थे, ऐसे नहीं, उसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में क्या था, जो मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम था, वो बहुत कम होता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उसको ब्रेक करना इजी नहीं होता है। बट आप पानी को कर सकते हो क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, स्पेस ज़्यादा है, तो इसलिए आप ब्रेक कर पा रहे हो। जिसका आंसर आपको समझ में आया, दोनों आपको पॉइंट लिखने हैं इसमें, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, देयर इज नो डाउट इन दैट, अगर आपसे पूछा जाता है तो। द अबव 3 एक्टिविटीज सजेस्ट दैट particles of matter have force acting between them, so this force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. चौक में अलग था, आयरन में अलग था, रबर में अलग था, वाटर में अलग था, सब में अलग था। इट डिपेंड्स ऑन द मैटर कि वो मैटर कौन सा है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3-4 क्वेश्चंस हैं, आप खुद कोशिश करना इनको करने की, आंसर मैं भी बताऊंगा। Which of the following are matter? Chair, air, love, smell, hate, almonds, thought, cold drink, smell of perfume. तो फर्स्ट इज वॉट, दैट इज चेयर। मैटर है, बिल्कुल है। एयर मैटर है, बिल्कुल है। लव नहीं है, ये फीलिंग है, ये मैटर कहाँ है। स्मेल ये भी फीलिंग है, ये भी नहीं है। हेट ये भी नहीं है। एलमंड्स भाई होते हैं, ये है मैटर। थॉट नहीं है, कोल्ड नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है। स्मेल ऑफ परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं है। समझ पा रहे हो मैटर क्या है और मैटर क्या नहीं है। ये परफ्यूम तो मैटर है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बट यहाँ पर क्या है, स्मेल ऑफ परफ्यूम है, तो स्मेल नहीं है बल्कि परफ्यूम है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ये आप सोचोगे कि बात का इतना आसान सब क्वेश्चन दे दिया, लेकिन भैया जी ओवर कॉन्फिडेंस में हो क्या जाता है, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में गलत हो जाते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत नहीं होते हैं, इजी ही जल्दी गलत होते हैं, क्योंकि हम उनमें ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो कोई भी आसान हो या कठिन हो, जैसा भी हो, सबको एक तरीके से आपको लेना है, सीरियसली लेना है। क्वेश्चन को जब आप हैंडल करते हो उसको अच्छी तरीके, देखो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है उसमें, क्वेश्चन को समझना। पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए तो 50% वर्क इज डन, उसके बाद 50% रहता है आंसर करना। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मॉल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। यानी कि जो गर्म खाना होता है अगर रखा होता है तो आप काफ़ी दूर बैठे हो तब भी उसकी आपको खुशबू आ जाती है। किसी के यहाँ भाई कुछ बन रहा हो पड़ोस में, है ना, कैसी खुशबू आती है, अच्छी सौंधी सौंधी, पता होगा ना। लेकिन अगर ठंडा खाना रखा हो कहीं पे तो आपको नहीं आएगी। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें पार्टिकल्स में मोशन ज़्यादा होती है। अब मोशन क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वो गर्म है, गर्म होगा एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ेगा, तो मूवमेंट बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल
विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। अभी आपको दोनों बताई थी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कम होता है, पहला। दूसरा क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप उसको कट कर सकते हो। आगे देखते हैं, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अभी 3 करेक्टरिस्टिक्स आपने देखे थे। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक क्या देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। दूसरा आपने देखा था उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा आपने क्या देखा था पार्टिकल्स में, कि उसमें अपनी उनकी एक काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि उनमें मूवमेंट होता है, तो वो पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। समझ में आया होगा। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और स्टेट्स ऑफ मैटर और इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर इसमें कुछ कमी रह गई हो वीडियो में, या आपको मैं कहीं पर ना समझा पाया हूँ, तो बताना आप कमेंट बॉक्स में, उसको मैं इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि आपका सहयोग ज़रूरी है, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।